नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन की कक्षा में आपका स्वागत है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बीपीएससी ट्री 3.0 का जो एग्ज़ाम डेट वो आ गया है और यह परीक्षा आपकी 10 से 12 जून के बीच में आयोजित की जाएगी। साथ में आपका 10 जुलाई से आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में बीपीएससी ट्री के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में परीक्षा देने जा रहे हैं, वो फ्री पर्सनल गाइडेंस के लिए जो है इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आपको जो है आपके जितनी भी समस्याएं हैं या फिर जितना भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन है, सबका समाधान किया जाएगा। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 10 बजे सवेरे से लेकर 10 बजे रात तक। आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा में हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने समझा था कि जो उदारवादी चरण था, जो कांग्रेस का आरंभिक चरण था, वह आपका क्या था? उदारवादी चरण था। और उदारवादी चरण की खास बात क्या थी कि इसमें जो है उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। और यह प्रभुत्व कब तक रहा? तो 1885 से लेके 1905 तक। और इसमें जो है आपके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखने और जिनके बारे में पिछली जो कक्षा है उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया गया है परीक्षा दृष्टि से। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो उदारवादी थे उनका मानना था, उनका विश्वास था कि जो है ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के हित में है। और अगर हम भारतीय ब्रिटिश शासन से अपनी मांगों को संवैधानिक दायरों में रखकर अगर हम डिमांड करेंगे, मांगों को रखेंगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष, तो ब्रिटिश सरकार उनको ज़रूर पूरा करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उदारवादियों का भ्रम टूटता गया। और साथ में आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में जब कांग्रेस को ज्वाइन किया तो 1890 के बाद से जो है उग्र राष्ट्रवाद संबंधित जो चेतना है वो कांग्रेस में आना स्टार्ट हो गया। और आगे चलकर चूँकि जो आ तो गए थे ये 1890 में, धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि इनका प्रभुत्व नहीं था कांग्रेस में जो है 1885 से 1905 के बीच में किसका प्रभुत्व था? तो उदारवादी नेताओं का। तो उदारवादी नेता जो संवैधानिक दायरे में रहकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे थे। और उनके अगर विपरीत देखा जाए तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे, जिनको गरम दल के नेता भी बोला जाता है, तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे ये ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाह रहे थे। और इनका मानना था कि जब तक ब्रिटिश शासन रहेगा भारतीयों का शोषण होता रहेगा। और ये स्वराज्य की मांग भी कर रहे थे। तो डिटेल में हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे। और यह जो आपकी कक्षा है, अभी तक की जितनी भी कक्षाएं आपकी हुई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है 3 उग्र राष्ट्रवादी नेता जो कि 1905 से 1890 से 1905 का जो दशक था उस बीच में जो 3 जो है सबसे प्रमुख जो उग्र राष्ट्रवादी नेता उभरे थे वो कौन कौन थे? तो आपके यहाँ पे हैं लाला लाजपत राय जी, जो कि पंजाब से आते थे और साथ में इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से थे। इसके अलावा अरविंदो घोष। और परीक्षा दृष्टि से यह कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी कहा जाए कि 1890 के पश्चात, अगर देखा जाए तो 1890 के पश्चात यानी कि 1890 में किसका आगमन हुआ था कांग्रेस में? तो बाल गंगाधर तिलक जी का। और बाल गंगाधर तिलक के 1890 में आने के बाद कांग्रेस में जो है उग्र राष्ट्रवाद की जो संबंधी जो चेतना थी वो जागृत होने लगी थी। और यह 1905 तक जो है इसने पूर्ण रूप धारण कर लिया। तो उग्र राष्ट्रवाद ने 1905 तक आते आते पूर्ण रूप धारण कर लिया। और फिर जो है
इसके बारे में जो है हम डिटेल में इस क्लास में देखेंगे। इससे पहले हम उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा को बाद में देखेंगे। उससे पहले जो परीक्षा दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण उग्र राष्ट्रवादी नेता हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। इनको बाल, पाल और लाल भी तिकड़ी भी बोला जाता था, बाकी इसके अलावा अरविंदो घोष। फिर आगे आते हैं, फिर है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो सबसे ज़रूरी तथ्य आपको ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। तो लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता था। और वैलेंटाइन चिरोल ने, प्रश्न पूछा गया है, वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। साथ में महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कितने महत्वपूर्ण नेता थे और ये सबसे महत्वपूर्ण उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। तो आपको यह ध्यान रखना है, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। और ये कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ था? महाराष्ट्र में था। और साथ में आपको इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं तो वह कौन सी हैं? द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो इसमें आपको ध्यान रखना, द आर्कटिक होम इन द वेदास किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की। और साथ में गीता रहस्य, जब इन्होंने मंडाले जेल में रहकर जो है गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी, तो आपको गीता रहस्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। साथ में तिलक के जो प्रसिद्ध अखबार थे वो कौन से थे? परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, केसरी और मराठा। तो केसरी आपको ध्यान रखना ये मराठी भाषा में था और साथ में जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, 22 जून 1897 को एक घटना हुई थी जिसमें चापेकर बंधु थे, जिसमें दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और साथ में वासुदेव हरि चापेकर। ये चापेकर बंधुओं के नाम से फेमस थे। और इन्होंने जो है क्या किया था? तो पूना के प्लेग कमिश्नर जिनका नाम रैंड था और एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी थे लेफ्टिनेंट आयस्ट, तो लेफ्टिनेंट आयस्ट की गोली मार की हत्या कर दी थी। तो रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। और तिलक पर, तो आपको ध्यान रखना है कि तिलक पर उस समय जो है हत्या के लिए, यानी प्लेग कमिश्नर की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 18 महीने की कैद की सज़ा मिली थी। तो आपको यह ध्यान रखना है। और परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है तो आपको चापेकर बंधुओं के नाम भी ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तिलक ने एक नया नारा दिया था जिसका नाम था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप तो यह जानते हैं, लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह नारा किसने जो है गढ़ा था। तो यह नारा किसने गढ़ा था? तो उनके सहयोगी थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तो जोसेफ बैप्टिस्टा जो है, जिनको काका बैप्टिस्टा के नाम से भी जाना जाता है, काका बैप्टिस्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन थे? तो ये थे जो है बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने 3 बार राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है 3 बार राजद्रोह इनके ऊपर लगाया गया था। पहली बार कब लगाया गया था? 1897 में रैंड की जब हत्या हुई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा, तब उन पर जो है हत्या के उकसाने के लिए लगा था। उसके बाद 1909 में जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था तो 1908 में ये हुआ था और इसको जो है इन्होंने समर्थन दिया था और इन्होंने इस साथ में स्वराज का आह्वान भी किया था। और जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश सरकार ने इनको जो है 6 साल का जो है इनको कारावास दिया गया था। और ये इनको जो है मांडले जेल में जो है, जो कि बर्मा में पड़ता है, जो आज के डेट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनको 6 साल की जो है जेल की सज़ा हुई थी। और साथ में 1916 में तिलक के स्वशासन पर व्याख्यान को लेकर जो है राजद्रोह का भी मुकदमा हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1909 या 1916 में तिलक के वकील कौन थे? जब तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला तो तिलक के वकील कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि तिलक के जो वकील थे, तिलक के वकील जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको यह नाम ध्यान रखना है, पूछ सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जिन्ना जो है बहुत फेमस वकील थे उस समय। फिर आगे आते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड आपको ध्यान रखना कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। और प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, जिनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, को मारने हेतु मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन गलती से उसमें यात्रा कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। और इसके अलावा जो है पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी, 2 लोग इन्वॉल्व थे इसमें। तो प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था पकड़े जाने पर, और खुदीराम बोस
जो है पकड़े गए थे और उनको फांसी दी गई थी। और सबसे कम उम्र के शहीद, भारत के सबसे कम उम्र के शहीद हैं खुदीराम बोस, 18 वर्ष की उम्र में ये शहीद हुए थे। तो आपको इनके बारे में तथ्य ध्यान रखना है। फिर तिलक ने अपने अखबार केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया और तत्काल स्वराज का आह्वान किया था, इसलिए सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था और उनको जो है मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वकील थे तिलक के। उसके बाद है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो है महत्वपूर्ण उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और ये पंजाब इनका कार्य क्षेत्र था और साथ में इनको पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि पंजाब केसरी या शेरे पंजाब किनको बोला जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो है आपको ध्यान रखना, अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछा गया है, इसके अलावा आर्य समाज और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में यंग इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यंग इंडिया नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी, बाद में यंग इंडिया नाम से जो है गांधी जी ने अखबार चलाया था, तो वो अलग है और यहाँ पे पुस्तक की बात की जा रही, तो ये बुक है। और ये यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो लाला लाजपत राय ने। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यंग इंडिया समाचार पत्र किसका था, तो यंग इंडिया जो है गांधी जी का समाचार पत्र था, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, तो लाला लाजपत राय जी की है। आगे बढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय जी का जो अखबार था आपको ध्यान रखना, वंदे मातरम, ये उर्दू में था, और साथ में पीपल। तो पीपल आपका जो है ये अंग्रेज़ी में हो जाएगा, पीपल आपका ये अंग्रेज़ी में हो जाएगा, वंदे मातरम उर्दू में हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना वंदे मातरम में स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, जब वाह रहेगा वंदे मातरम तब इनका नाम आएगा, और जब वंदे मातरम आएगा यानी बा हो जाएगा, यहाँ पे वंदे मातरम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना कि बिपिन चंद्र पाल हैं, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वंदे मातरम जो अखबार है वो बिपिन चंद्र पाल का है, लेकिन वंदे मातरम की जब बात आएगी तो उर्दू अखबार था और ये लाला लाजपत राय जी ने चलाया था। साथ में पीपुल नाम से जो है इन्होंने अंग्रेजी में अखबार चलाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लाला लाजपत राय जी ने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जो है जीवनी लिखी थी, तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। और साथ में जो है 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनको जो है लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें घायल हो गए थे, बाद में इनका जो है देहांत हो गया था 1928 में। फिर आगे बढ़ते हैं, बिपिन चंद्र पाल पे आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ था, बंगाल। और बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। और इनकी जो पुस्तकें हैं आपको जो ध्यान रखनी, इंडियन नेशनलिज्म और साथ में द सोल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो इनकी पत्रिकाएं हैं, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था आपका था वंदे मातरम, और वंदे मातरम पर जो पत्रिका है इन्होंने 1905 में इस अखबार की स्थापना की थी, और साथ में इसके संपादक कौन थे, तो अरबिंदो घोष। प्रश्न आपका पूछा था वंदे मातरम अखबार के संपादक कौन थे, तो अरबिंदो घोष। और साथ में वंदे मातरम अखबार की स्थापना किसने की, तो बिपिन चंद्र पाल ने इसकी स्थापना की। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है अरबिंदो घोष के बारे में आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जो है उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। कहाँ पे इनका कार्य क्षेत्र, तो ये बंगाल में, और किसके साथ में, तो बिपिन चंद्र पाल के साथ में बंगाल में ये नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द लाइफ डिवाइन, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और ये भी आपको ध्यान रखना। तो द लाइफ डिवाइन एंड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, तो अरबिंदो घोष की हैं। और साथ में अरबिंदो घोष वंदे मातरम 1905 में जो स्टार्ट हुआ था अखबार, उसके संपादक भी थे कलकत्ता में। फिर है अलीपुर बम प्रकरण। तो हमने पीछे देखा है कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बम कांड संबंधित जो मुकदमा चलाया गया था, तो उसको जो है अली बम प्रकरण के, अलीपुर बम प्रकरण के नाम से जाना जाता है। और 1908 में जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, और जिसमें अरबिंदो घोष, उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष और तथा 38 अन्य लोगों पर जो है मुकदमा चलाया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड को लेकर, तो इसमें जो है अरबिंदो घोष पे भी जो है कार्रवाई हुई थी। और लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना कि CR दास उस समय जो है अरबिंदो घोष के वकील थे, और इन्होंने जो है अरबिंदो घोष को बचा लिया था अपनी सूझबूझ से, और ये भी काफ़ी अच्छे वकील थे। फिर आगे बढ़ते हैं। और मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं क्या हुआ था, तो वहाँ के जो डगलस किंग्सफोर्ड थे, उनका जो है, जो कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे या जिला जज थे, तो उनकी हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और जो है, और साथ में खुदीराम बोस। तो आगे बढ़ते हैं। और इसका नाम था अलीपुर षड्यंत्र कांड, और इसका अभियोग चलाया गया था अरबिंदो घोष पर।
फिर आगे बढ़ते हैं और बंगाल विभाजन पे आने से पहले उग्र राष्ट्रवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं, जिससे हमें आगे की कक्षा समझने में आसानी होगी। और हमने महत्वपूर्ण जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा से पूछे गए हैं वो समझ लिया है। और आपको यह ध्यान रखना कि जो उग्र राष्ट्रवाद का जो समय माना जाता है भारत में, वह माना जाता है 1905 से 1909 के बीच में। और उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, तो अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट हुआ है अंग्रेजी सरकार के सही स्वरूप की पहचान। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ते चले गए थे, और जिसके बारे में पिछली कक्षा में आपने बहुत अच्छे से समझा भी था। तो धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार के सही स्वरूप की पहचान होने लगी, और फिर जब उग्र राष्ट्रवादी नेता आए तो वो चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत रहे, तो इसलिए वो ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाह रहे थे और वो स्वराज की डिमांड कर रहे थे। साथ में यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो भारतीयों के आत्मविश्वास में आत्मसम्मान में वृद्धि भी हुई थी, और भारतीयों को लग रहा था कि हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगें रख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि उदारवादियों की जो उपलब्धियां थी उससे असंतोष था। तो जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वो उदारवादियों की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे। तो और इन्होंने उग्र राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की जो नीति थी कि ब्रिटिश शासन को ये पत्र लिखते थे, पत्र लिखने के अलावा जो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते थे, तो इसको इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी कि आप सही से पॉलिटिकल बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिश सरकार से। और जो उग्र राष्ट्रवादी थे वे सरकार से मांगे स्वीकार करने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन करने के पक्षधर थे कि अगर ब्रिटिश सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन किया जाए, और इस चीज़ के पक्षधर थे उग्र राष्ट्रवादी, जबकि उदारवादियों ने आंदोलन से दूरी बनाते थे। तो आपको यह ध्यान रखना। फिर कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो पृष्ठभूमि मानी जाती है कि बंगाल विभाजन का जो केस आया है भारत के इतिहास में, जो घटना हुई है बंगाल विभाजन संबंधी, तो ये कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों से संबंधित है। और ये मुख्यतः बंगाल विभाजन का निर्णय किया गया था कर्जन के द्वारा, और कर्जन 1899 से 1905 में ये भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। फिर आगे बढ़ते हैं उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा। और उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा क्या थी, तो ब्रिटिश शासन से घृणा। ये ब्रिटिश शासन को भारत में नहीं चाहते थे, जबकि जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों का राजनीतिक सुधार हो, राजनीतिक अधिकार मिले। फिर जन समूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास रखते थे। तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो जन समूह की शक्ति और ऊर्जा में विश्वास रखते थे, लेकिन उदारवादियों को ऐसा लगता था कि जो जन समूह है अभी वो राजनीतिक चेतना उसमें नहीं है, तैयार नहीं हुआ। लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों को जन समूह की शक्ति में और ऊर्जा में विश्वास था। मुख्य लक्ष्य इनका क्या था, तो मुख्य लक्ष्य इनका स्वराज था, और उनको स्वराज पूरी तरीके से चाहिए था। और आगे चलकर स्वराज के मुद्दे पे उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादियों में काफ़ी ज़्यादा टकराव भी हुआ, और जिसको लेकर आगे चल के कांग्रेस में दो फाड़ भी हो गए, और कांग्रेस दो भाग में बट भी गई थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला है प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना का विश्वास, जनसभाओं एवं विरोध प्रदर्शन। तो इनका जो तरीका था कि ये राजनीतिक भागीदारी करना चाह रहे थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में जुड़ेंगे, और साथ में आत्मत्याग की भावना, और ये आत्मत्याग की भावना को प्रेरित करते थे। और इसके अलावा जनसभाएं करते थे और विरोध प्रदर्शन वगैरह करते थे। साथ में भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के पक्षधर थे। तो तिलक के बारे में जब हम देखेंगे तो तिलक के बारे में हम पाएंगे कि वो शिवाजी और गणपति जो त्यौहार थे उनको किसने फेमस बनाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के ये पक्षधर थे, जिसका उदाहरण मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक जी के जो त्यौहार मनाने का जो उन्होंने एक स्टार्ट किया था, जो आज भी जारी है। तो गणपति फेस्टिवल, तो गणपति और साथ में शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी उत्सव ये किसने स्टार्ट किया था, तिलक ने। साथ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये भी उग्र राष्ट्रवादियों की रणनीति का हिस्सा था। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बंगाल विभाजन पे। और बंगाल विभाजन भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण घटना किस संदर्भ में, तो इस संदर्भ में कि गांधी जी के आगमन से पहले गांधी जी
का जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य में और साथ में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है आगमन कब होता है, तो 1915 में गांधी जी आते हैं। लेकिन 1915 से पहले सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आंदोलन चला है तो वो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन चला, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार मैं अभी तक की कक्षा को रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था, ये कांग्रेस में उदारवादी कांग्रेस का चरण माना जाता है, उदारवादी कांग्रेस का चरण माना जाता है। हालांकि 1890 में तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन किया था और उसके बाद धीरे धीरे जो है उग्रवादी राष्ट्रवादी जो नेता थे, तो ये जो है क्या नाम है, कांग्रेस से जुड़ते चले गए और धीरे धीरे 1905 तक आते जो उग्र राष्ट्रवादी थे, इनका जो है एक असर जो था कांग्रेस पे वो बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद फिर जो है आगे चलकर कई मुद्दों पर जो है इनके बीच और उदारवादियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस भी आए, काफ़ी ज़्यादा जो है असमानताएं भी थी, जिसके कारण जो है आगे चल के कांग्रेस का विभाजन हुआ। फिर हम आते हैं बंगाल विभाजन पर। अब बंगाल विभाजन संबंधी आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के बारे में जो भारतीयों को एक अंदाज़ा लग गया था वो 1903 में ही लग गया था कि जो है जो ब्रिटिश सरकार है वो बंगाल का विभाजन करना चाहती है। और बंगाल के बारे में आप ध्यान रखिए, बंगाल राजनीतिक चेतना एवं भारतीय राष्ट्रवाद का, तो भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। इसलिए जो है उस समय के जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, वो बंगाल को कमज़ोर करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बंगाल विभाजन का जो है फैसला लिया था। तो इसके बारे में हम पहले ये समझते हैं कि उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का जो विरोध किया गया था वो किस तरीके से किया गया था। तो ये 1903 से 1905 के बीच में इन्होंने अपने तरीके से विरोध किया था। और साथ में जो है आपको ध्यान रखना, जो सक्रिय नेता थे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जो समाचार है पत्र है जिससे जुड़े थे उसका नाम है बंगाली। साथ में के मित्रा जिस अखबार से जुड़े थे उसका नाम है संजीवनी, और साथ में पृथ्वीश चंद्र राय किससे जुड़े हैं, तो हितवादी से। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इन पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। और उदारवादियों ने क्या किया था, उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय को, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे थे, सभाएं आयोजित की थी, निंदा प्रस्ताव पारित किए थे। और उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाल सके। तो आप यहाँ पे तरीका समझ रहे हैं कि उदारवादी जो है आंदोलन बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे, और उनका जो तरीका था वो संवैधानिक दायरों में रहकर करना था। तो संवैधानिक दायरे में रहकर ये जो है प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए। और इनका मानना था कि अगर हम भारत और इंग्लैंड में जो है जो शिक्षित भारतीय हैं, अगर उनकी मदद लेंगे और उससे एक जनमत तैयार किया जाएगा, एक जो है एजेंडा तैयार किया जाएगा, तो उससे जो है बंगाल विभाजन का निर्णय को वापस लेने के लिए अंग्रेजी सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आगे चलकर बंगाल विभाजन जो है घटा ही 1905 में। तो बंगाल विभाजन को 1905 में जो है अनाउंस किया गया था, घोषणा किया गया था। और इस वजह से क्योंकि 1903 से 1905 के बीच में उदारवादी नेताओं ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं रहे, तो इस वजह से भी उग्र राष्ट्रवादी नेता जो अपनी जो नीतियाँ थीं उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। और ये समझ गए थे कि जो है ब्रिटिश सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है, और जब तक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं चलाया जाएगा तब तक हम बंगाल विभाजन को रोक नहीं सकते हैं। और बंगाल विभाजन से संबंधित आपको जो फैक्ट ध्यान रखने हैं, पहला चीज़ तो कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी, वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और साथ में आपको ध्यान रखना कि स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है,
तो स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। बहुत महत्वपूर्ण है यह डेट, 7 अगस्त 1905 आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। और बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा, जहाँ से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। तो आपको यह ध्यान रखना कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था और वहाँ से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905। फिर आपको जो है ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। उस समय गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। चूँकि जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वो स्वराज की लगातार डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से जो है वो स्वदेशी आंदोलन चूँकि उन्हीं द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए जो है गांधी जी ने इसको स्वराज की आत्मा बताया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल विभाजन विधिवत रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1905। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन को फाइनली जो है ब्रिटिश सरकार ने कब लागू कर दिया था? तो 16 अक्टूबर 1905। तो आपको 3 डेट्स याद रखनी है। 20 जुलाई 1905 घोषणा हुआ बंगाल विभाजन का, फिर 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, साथ में 16 अक्टूबर को जो है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। और साथ में जो है आपको ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया था, आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। तो आपको ध्यान रखना है। और 16 अक्टूबर को साथ में रक्षाबंधन मनाने की अपील की थी रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने किया था। और साथ में आपको ध्यान रखना कि वंदे मातरम गीत एवं अमार सोनार बांग्ला गाया गया था। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, साथ में अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि आज के डेट में ये किस देश का जो है नेशनल एंथम है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1905 कांग्रेस का अधिवेशन, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था बनारस में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ये उदारवादी नेता थे। तो आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 1905 तक कांग्रेस का प्रभुत्व था। 1905 के बाद से कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन हालांकि जो 1905 से लेकर 1907 तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, तो वो सभी उदारवादी नेता थे। और इस वजह से भी जो है उदारवादियों में और उग्र राष्ट्रवादियों में बहुत ज़्यादा जो है दूरियां आ गई, और इस वजह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन भी हो गया 1907 में। फिर आते हम लोग देखते हैं 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। तो उसमें कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना किया गया था। फिर अब बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान एवं स्वदेशी अभियान को समर्थन दिया गया था। तो यह जो है उग्र राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण जो है कांग्रेस में जो उदारवादी दल था, उन्होंने जो है बंग भंग विरोधी अभियान को तथा स्वदेशी अभियान को कांग्रेस का ऑफिशियली जो है आधिकारिक रूप से समर्थन दिया। फिर आगे हैं उग्र राष्ट्रवादियों, जिसमें बाल पाल लाल और साथ में अरविंदो घोष, ये जो है आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में चलाने के पक्षधर थे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। और आपको मैंने बताया था कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में थे, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में, और साथ में लाला लाजपत राय पंजाब में। तो ये अपने अपने क्षेत्रों में लीड भी कर रहे थे, और साथ में अरविंदो घोष भी बंगाल से थे। तो ये चाह रहे थे कि पूरे देश में जो है ये आंदोलन चलाया जाए और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की जाए। और यहाँ पे उदारवादी आंदोलन को जो है जो क्या चाह रहे थे कि बंगाल में ही सीमित रखने के पक्षधर थे। यानी ये चाह रहे थे कि जो बंगाल में ही उदारवादी मतलब जो स्वदेशी आंदोलन है या बंग भंग आंदोलन है, उसको जो है बंगाल में ही सीमित रखा जाए। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था, तो जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उग्र राष्ट्रवादियों के हिसाब से स्वराज का जो मतलब था वह यह था कि पूरी तरीके से स्वराज की प्राप्ति, और जिसमें ब्रिटिश सरकार को जाना होगा, यानी ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंक कर जो है हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो उदारवादी थे, उदारवादियों ने जो है 1906 में, अभी हम देखेंगे, तो उदारवादियों ने 1906 में जो स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, यानी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, वह जो औपनिवेशिक जो उस समय कॉलोनीज़ होती थी, जो उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटिश के, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसके हिसाब से जो है स्वराज की प्राप्ति की बात की गई थी। और इसका मतलब ये था कि जो स्वराज जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन
तो ब्रिटिश सरकार के अधीन स्वराज। और इस बात से जो है उग्र राष्ट्रवादी बहुत नाराज़ थे और उनका मानना था कि जो है स्वराज, पूर्ण स्वराज ही हम लेकर रहेंगे। और साथ में जो उदारवादी जो नेता थे वह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अधीन रह के जो है स्वराज की प्राप्ति पर बल दे रहे थे। फिर है 1906 का कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, बहुत महत्वपूर्ण। और कांग्रेस ने स्वशासन, कांग्रेस ने यहाँ पे स्वशासन, जिसको कि स्वराज भी कहा जाता है, तो स्वशासन या स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। और ये किसके आधार पे? तो इंग्लैंड व अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन, यानी इंग्लैंड और अन्य उपनिवेश का क्या कंडीशन था? तो उसमें ब्रिटिश सरकार के अधीन ये काम कर रहे थे। और इस वजह से जो है जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो इस प्रस्ताव से जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस में उस समय उदारवादी प्रभुत्व अभी भी कायम था। तो इस वजह से जो है स्वशासन या स्वराज को जो पूरी तरीके से जो है डिफाइन नहीं किया गया, यानी डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। और आगे बढ़ते हैं। उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद लगातार बढ़ते गए। सबसे बड़ा मुद्दा था स्वराज्य को लेकर, स्वराज्य प्राप्ति को लेकर, और बाकी जो स्वराज्य प्राप्ति संबंधित जो तरीके हैं उसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे। और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, तो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में कांग्रेस का, और वहाँ पे जो कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी और जिसका स्वदेशी तथा अन्य आंदोलनों पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन और साथ में जो बंग विरोधी आंदोलन चल रहा था उस पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा था कांग्रेस के टूटने की वजह से। फिर है उग्र राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। और यह स्वशासित उपनिवेशों से प्रचलित शासन पद्धति की तरह ही था और जिसका जो है उग्र राष्ट्रवादियों ने विरोध भी किया था। और साथ में उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया। तो और इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि जो उदारवादी थे वो जन आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास कर रहे थे। और साथ में इनका नारा था कि उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इनका जो स्वराज्य था उसमें उपनिवेशी शासन की कोई जगह नहीं थी, लेकिन जो उदारवादी कांग्रेस ने जो स्वराज का लक्ष्य रखा था वहाँ पे जो है उपनिवेशी शासन के अंतर्गत ही था। तो इस वजह से जो है मतभेद होना लाजमी था। फिर अरविंदो घोष का स्टेटमेंट है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें, ये किसने कहा है? तो अरविंदो घोष ने। फिर है आपका उग्र राष्ट्रवादियों के संघर्ष का नया स्वरूप एवं प्रभाव। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इनका सबसे जो है पसंदीदा तरीका था। और साथ में जनसभाएं करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, स्वयं सेवियों का दल था या समिति था। और बारिसाल में जो फेमस है, पूछा भी जाता, अश्विनी कुमार दत्त का स्वदेश बांधव समिति। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने, बारिसाल बंगाल में। और यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव मेलों का जो है रचनात्मक प्रयोग किया गया था उग्र राष्ट्रवादी के द्वारा। और तिलक का मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया कि गणपति और शिवाजी उत्सव को महाराष्ट्र तथा बंगाल में फेमस कर दिया था इन्होंने, और स्वदेशी आंदोलन का यह प्रमुख माध्यम बन गया था। फिर है आत्मनिर्भरता पर बल। फिर आत्मनिर्भरता पर बल सामाजिक सुधार कार्यक्रम अभियान चलाए गए, जिसमें जाति प्रथा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का विरोध या मद्य निषेध यानी जो है शराबबंदी, ये सब चीज़ें थी इसमें। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो काफ़ी लोग इसमें जुड़ते थे। एक पूरा जो है रैली निकाली जाती थी और शोभा यात्रा, जिसको आप कह सकते हैं आज के डेट में, तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी बहुत लंबी चौड़ी, जिसमें काफ़ी सारे लोग सम्मिलित होते थे। तो यह बहुत ही जो है लोकप्रिय तरीका हो गया था विरोध करने का। फिर है स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। तो आपको ध्यान रखना कि 15 अगस्त 1906 डेट भी पूछता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जिसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को। और साथ में 15 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी और अरविंदो घोष इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे। और साथ में रास बिहारी घोष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे इसके। फिर आगे बढ़ते हैं। जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने स्वदेशी तथा देशज उद्योगों का प्रोत्साहन भी दिया था। और उनका मानना था कि अगर हम जो है
खुद से चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे, स्वदेशी हो जाएंगे, तो उससे जो है जो देसी उद्योग हैं, जो भारतीय उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। फिर आपको ध्यान रखना, देशेर कथा बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है। तो सखाराम गणेश देउस्कर नाम के व्यक्ति थे। तो सखाराम गणेश देउस्कर ये अरविंदो घोष के सहयोगी थे। इन्होंने 1904 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था देशेर कथा। तो प्रश्न पूछेगा देशेर कथा किसने लिखी है, तो सखाराम गणेश देउस्कर ने, और इसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरित किया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि स्वदेशी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में तो सैयद हैदर रजा ने। बॉम्बे एवं पूना में किसने नेतृत्व किया था, तो तिलक ने प्रदान किया था, क्योंकि तिलक महाराष्ट्र पूरा क्षेत्र देखते थे। और पंजाब में जो है लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय मुख्य रूप से, और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने। फिर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो कांग्रेस का सूरत विभाजन और 1907 में यह हुआ था, और 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष कौन थे, उदारवादी नेता थे, और लगातार 1905 से ही अगर देखा जाए तो 1905, 1906, 1907 में उग्र राष्ट्रवादियों ने, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ने बहुत प्रयत्न किया कि जो है उग्र राष्ट्रवादियों की तरफ से जो है कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया। और इस वजह से भी जो है कांग्रेस में जो है जो आपके उदारवादी हैं और उग्र राष्ट्रवादी हैं, उनके बीच में जो है मतभेद बढ़ते रहे। तो इस समय भी देख रहे हैं कि 1907 में रास बिहारी घोष बन गए हैं, और साथ में उग्र राष्ट्रवादी पहले से ही नाराज चल रहे थे। जो है 1906 में स्वराज्य का जो मुद्दा था, जिस तरीके से स्वराज्य की डिमांड की गई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, नाखुश थे। और इसमें इन्होंने जो है उदारवादियों के वर्चस्व वाले कांग्रेस ने 1907 में जो है रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में क्या कहा, तो उदारवादियों के वर्चस्व वाले कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य या स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी करने का निर्णय किया। और यहीं पे जो है कांग्रेस का जो है दो विभाजन हो गया, और कांग्रेस जो है दो धड़ों में बट गई। और क्योंकि जो है किसी भी केस में जो उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे, वो किसी भी केस में जो है संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। और वो समझ रहे थे कि अगर जब तक हम आंदोलन को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो है ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, और साथ में उनको जो है स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। साथ में है सरकार द्वारा उग्र राष्ट्रवादियों का दमन। तो यहाँ पे है सरकार द्वारा उग्र राष्ट्रवादियों का दमन, और यह जो है 1907 से 1909 के मध्य चला था। और बाल गंगाधर तिलक को 1909 में जो है राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाकर 6 साल की सज़ा दे दी गई थी। और इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, और लाला लाजपत राय विदेश चले गए थे। इस प्रकार 1909 के बाद आप समझ सकते हैं कि कोई भी उग्र राष्ट्रवादी नेता ही नहीं बचा है भारत में। और बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए हैं राजद्रोह के आरोप में, और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया है, और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। तो कोई भी उग्र राष्ट्रवादी महत्वपूर्ण नेता बचा ही नहीं, और इस प्रकार जो है आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। जो उग्र राष्ट्रवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, वो नेतृत्व विहीन हो गया। और इसके बाद फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 स्टार्ट हुआ, और जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये कक्षा थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन चूंकि आपका जो बीपीएससी एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ चुका है, तो इस वजह से जो है इसको हम लोग थोड़ा जो है वीडियो को लंबा जा रहा है, तो आप लोग सहयोग कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में आपको एक चीज़ ये भी समझना है कि जब कांग्रेस का जो नेतृत्व था, उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो नेतृत्व था, वो जब नेतृत्व विहीन हो गया, तो उसके बाद फिर जो है दिक्कत सबसे बड़ी उभर के आई कि जितने भी युवा थे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, छात्र थे, जो 15 से 20 साल के जो बच्चे थे, जो युवा थे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है, और इनको जो है नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई नेता ही नहीं बचा, जिसके बारे में मैंने पीछे डिस्कस किया। इस वजह से क्रांतिकारियों का जो है पहला चरण आपको देखने को मिलता है 1907 से लेकर 1915 के बीच में।
और भारत में तो यह देखने को मिलता ही है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण, और साथ में विदेशों में भी देखने को मिलता है। फिर है 1911 का दिल्ली दरबार, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। एकमात्र दिल्ली जो है दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं, जो कि जॉर्ज पंचम थे उस समय, अपनी जो वाइफ थी महारानी मैरी के साथ भारत आए थे। और इससे पहले 1903 में हुआ था, और उससे पहले 1877 में हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। ये तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 का, और जिसमें पहली बार जो है सम्राट या सम्राज्ञी आए थे। तो सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम, और उनकी महारानी थी मैरी। और इसमें जो है जो महत्वपूर्ण जो घटना क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय ले लिया गया, और लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और साथ में भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि 1911 के दिल्ली दरबार में जो है ये दोनों चीज़ें हुई। और साथ में 22 मार्च को आपको ध्यान रखना कि 22 मार्च 1912 को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। तो एक तो बंगाल को जो है विभाजन रद्द कर दिया गया, दूसरा 1912 में बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो 22 मार्च 1912 को यह हुआ था, तो बिहार जो है अलग हो गया था। इसलिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च 1912 की याद में हर साल बिहार दिवस बिहार में मनाया जाता है। तो आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है। और प्रश्न पूछा था कि किस वर्ष जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो 1912 आपका जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, तो आपका जो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण था वो 1907 से 1917 के मध्य था। और इसका जो पृष्ठभूमि था, उसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें यहाँ पे अनुशीलन समिति के बारे में जानना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी इससे संबंधित। तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। इसका जो क्षेत्र था वह था बंगाल, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी कई सारी शाखाएं थी। और इसकी जो स्थापना की थी सतीश चंद्र बसु, प्रमनाथ मित्र, जिनको पी मित्र भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो है अगर ढाका अनुशीलन समिति की बात की जाए तो इनका एक शाखा था ढाका अनुशीलन समिति, तो पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में काम कर रहा था। साथ में युगांतर था जो बंगाल में, अरविंदो घोष, उनके भाई बारिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी युगांतर से ही जुड़े हुए थे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड को जो है अंजाम दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। 1908 में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, और अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष पर जो है अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चला था, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। फिर है 1912 में, बहुत महत्वपूर्ण है, 1912 में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर, तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली चांदनी चौक में बम फेंका था, और दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत जो इन पर मुकदमा चला था। इस जो है बम कांड में लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए थे, और इनकी जो वाइफ थी वो बच गई थी, और लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे घायल हो गए थे। तो इस वजह से दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल पर केस चला था। रास बिहारी बोस उसके बाद भारत छोड़ गए थे, और उन्होंने फिर जो है विदेश में रहकर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। फिर है सचिन, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से पूछा गया। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसके अलावा आपको यहाँ ध्यान रखना है 1908 में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 12 में डकैती की गई थी, तो 12 डकैती के नाम से भी फेमस है ये, और 12 बंगाल में, तो ये ढाका में। और तो आपको ये ध्यान रखना कि 12 डकैती को किसने अंजाम दिया था, तो पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने। फिर आगे बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह, तो इसका जो क्षेत्र था ये महाराष्ट्र था। अभी तक हमने बंगाल में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चल रहा है उसके बारे में जाना। अब महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह हुआ था 1879 से 1887 के बीच में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से। पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसको पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं, और वहाँ पे फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इसमें जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है रामोसी कृषक दल या रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। आगे बढ़ते हैं। मित्र मेला, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। 1899 में मित्र मेला की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त सभा थी, सीक्रेट सोसाइटी थी। फिर अभिनव भारत, तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, और मित्र मेला का जो है, जो यहाँ पे 1889 में बना था,
तो 1899 में बना था, और 1899 में जो मित्र मेला बना था उसका विलय करके अभिनव भारत की स्थापना कर दी गई थी बी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो नासिक में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 में महत्वपूर्ण घटना होती। लंदन में मदन लाल ढींगरा ने 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य थे उस समय, और विलियम हट कर्जनवाइली की हत्या कर दी थी। अंग्रेज अधिकारी थे विलियम हट कर्जनवाइली, तो मदन लाल ढींगरा ने जो है 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जनवाइली की हत्या कर दी थी। और क्रांतिकारी गतिविधियों में हम विदेशों में देख लेते हैं। इसके ऊपर हमने देख ही लिया है कि विदेश में जो है पहली घटना 1909 में मदन लाल ढींगरा ने अंजाम दिया है, कर्जनवाइली की हत्या कर दी है। अब इसके बाद देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपको ध्यान रखना कि इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और मदन लाल ढींगरा इन्हीं के सदस्य थे। तो मदन लाल ढींगरा जिन्होंने कर्जनवाइली की हत्या की, तो मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस के सदस्य थे। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी लंदन में? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और इसके अलावा इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। इनका महत्वपूर्ण समाचार पत्र है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने निकाला था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उसके बाद आते हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पे। बहुत महत्वपूर्ण है। इनको मैडम भीकाजी कामा के नाम से भी जाना जाता है। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। और यह भी फैक्ट पूछा गया है परीक्षा में कि प्रथम महिला थी जिन्होंने विदेश में भारतीय झंडा फहराया था। और प्रश्न पूछा था कि विदेश में भारतीय झंडा सबसे पहली बार किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। और ये कहाँ पे फहराया था? तो अगली बार पूछ सकता कहाँ पे फहराया था? तो जर्मनी के स्टटगार्ट में। तो स्टटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा ने जो है भारतीय झंडा फहराया था। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के अवसर पे वहाँ पे गई थी। और इसके बाद आपको ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और मुख्यतः ये विदेश में रहकर ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों को अंजाम देती रहीं, और इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वजह से इनको जो है भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। फिर है वंदे मातरम। पेरिस फ्रांस से जो है सितंबर 1909 में पेरिस इंडिया सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था। और इसके अलावा वंदे मातरम और तलवार पत्र, 2 पत्र थे। एक वंदे मातरम था, तलवार पत्र था। मैडम कामा इससे जुड़ी हुई थी। और साथ में आपको भारत में जो वंदे मातरम था, वंदे मातरम समाचार पत्र था भारत में, तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष उससे जुड़े थे। अरविंदो घोष उससे जुड़े थे, तो वह अलग है और ये अलग है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं लाला हरदयाल। तो यूएसए और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था लाला हरदयाल ने। तो यूएसए और कनाडा में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। और कैसे अंजाम दिया था? तो गदर पार्टी की स्थापना करके। डेट आपसे पूछ सकता है। तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो सैन फ्रांसिस्को भी ध्यान रखना है और अमेरिका यूएसए भी ध्यान रखना है। और साथ में इन्होंने गदर नाम का साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। और ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको गदर भी कह सकते हैं, तो 1857 की क्रांति से प्रेरित थे, और इसलिए इन्होंने अपना पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा और साथ में साप्ताहिक पत्रिका का नाम गदर रखा। और इसके अलावा सोहन सिंह भाखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये संस्थापक अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भाखना भी है, तो आपका जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। इसके अलावा जो है कामागाटू मारू प्रकरण है, तो ये 1914 में हुआ था। और कामागाटा मारू प्रकरण में जो है पंजाब में विस्फोटक स्थिति हो गई थी, और इसमें बाबा गुरदित्त सिंह थे। इन्होंने एक जापानी जलपोत किराए पे लेकर जो है कामागाटा मारू जिसका नाम था, तो ये जापानी जलपोत था, और इसको लेकर 351 पंजाबी सिख और 21 मुसलमानों को लेकर ये सिंगापुर से वैंकूवर, जो कि कनाडा में पड़ता, वहाँ जा रहे थे। लेकिन कनाडा सरकार ने वहाँ पे उनको उतरने की अनुमति नहीं दी। और 27 सितंबर 1914 को जहाज़ पुनः कलकत्ता बंदरगाह वापस लौटाया, और कलकत्ता में पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए। फिर 21 फरवरी 1915 को, ये भी डेट पूछता है, 21 फरवरी 1915 को गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। तो आर्म्ड रिबेलियन की जो इन्होंने योजना बनाई थी, सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी, जो कि सफल नहीं हो पाया था, और फिर अंग्रेज़ों ने उसका दमन कर दिया। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना साथियों कि आपकी जो परीक्षा तिथि वो आ चुकी है 10 से 12 जून
10 से 12 जून, और आपका जो रिज़ल्ट 10 जुलाई तक आ जाएगा। और बीपीएससी ट्री के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को जो फ्री पर्सनल गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है, और आप इस नंबर पे जो है आप 10 बजे सवेरे से लेकर 10 बजे रात तक आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर परीक्षा संबंधी कोई भी डाउट हो, या जो भी आप इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सवाल पूछने हो, तो आपकी सभी समस्याओं का यहाँ पे जो है निदान किया जाएगा, और आपको जो है सबसे उचित मार्गदर्शन इस चैनल के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में जो भी साथी पहली बार बीपीएससी ट्री की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वो जो है इस पर्सनल गाइडेंस का लाभ लेना जो है ना भूलें, और साथ में इस नंबर को जो है नोट कर लें और ध्यान कर लें। और साथ में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संदीप गुप्ता सर यानी कि मैं आप लोगों के लिए जो है हमेशा परीक्षा तक और परीक्षा के बाद भी जो है आपके लिए उपलब्ध हूँ, और आप बेझिझक होकर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं साथियों कि जो आपका बंगाल था, तो बंगाल का विभाजन जो होना था वो इस तरीके से होना था कि एक तो पूर्वी बंगाल जो उसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता, साथ में असम। तो पूर्वी बंगाल और असम को अलग करना था, और साथ में इधर जो पश्चिम आज के डेट में पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता, तो इधर बिहार और नीचे उड़ीसा। तो बंगाल बिहार उड़ीसा को एक तरफ और पूर्वी बंगाल और असम को एक तरफ। तो यह योजना बनाई थी उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन का मानना था कि वो जो है कांग्रेस का जो है मरते हुए देखना चाह रहा था। अब इससे पहले की कक्षा में हमने डिस्कस किया है, और वो कांग्रेस को जो है शांतिमय तरीके से जो है वो कब्र तक पहुंचाना भी चाहता था, जिसके बारे में हमने स्टेटमेंट को देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से इसको कितनी ज़्यादा दिक्कत थी, और इसलिए कांग्रेस का जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उसको कमज़ोर करने के लिए जो है कैसे जो है योजना बनाई थी अंग्रेज़ों ने, कैसे योजना बनाई थी जो है उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो साथियों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में साथियों गांधी जी के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ में गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में हुआ था, और उसके आगे की जो घटनाएं हैं, तो 1915 से लेकर 1920 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में आपको अगली कक्षा में बहुत अच्छे और शानदार सरल शब्दों में बताया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बीपीएससी ट्री के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें। जय हिंद साथियों।